नमस्कार तथा मास्टर ऑफ सेरेमनी बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर हम आप सबों ने रीजनल एग्रीमेंट जो हमारा यूरोपियन यूनियन भी है और सार्क भी है, साउथ एशियन कंट्री का जो वो भी है। यूरोपियन यूनियन संसार में एक नमूना बन गया है, क्योंकि वहाँ के जो सिस्टम है, वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ संगठन को चलाने वाले जो लीडर्स हैं वो संगठन को अच्छी तरह से चला रहे हैं। वहीं पर ये सार्क कंट्री जो है, जो जिससे हम लोगों का, हमारे साउथ ईस्ट एशिया के देशों का, देशवासियों का जिससे भविष्य बनता, वो चुपचाप बैठा हुआ। ये गांव की पड़ोसियों वाली तो बात नहीं है। जो आपने मेरा खेत का आली काट लिया, तो हम भी आपका खेत का आली काट देंगे, या हम कोशिश करेंगे जो मेरा भी आली बिगड़ा रहे, आपका भी आली बिगड़ा रहे, जिससे धान का उपज कम हो। तो वही स्थिति है हमारे साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री के नेताओं का और देश चलाने वाले राजनीतिज्ञों का। वहीं पर कुछ उदाहरण भी आपको अच्छा मिलेगा। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जो 8 देश सहभागी हैं, उस सहभागी देशों में छोटा सा देश भूटान है, जहाँ राज्य संस्था है। लेकिन हमारे साउथ ईस्ट एशिया के देशों में भूटान में भ्रष्टाचार हमारे सभी देशों से कम है। हम क्या कहें, गणतंत्र लोकतंत्र में भ्रष्टाचार नहीं होता है? खूब ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है। यदि वो नहीं होता तो राजतंत्र से शासित जो भूटान देश है, वहाँ पर हमारे सार्क के 8 देशों में सबसे सुशासन की व्यवस्था ठीक है, वहाँ भ्रष्टाचार की कमी है। भ्रष्टाचार आप निर्मूल नहीं कर सकते। आप शरीर लेके जन्म लिए हो तो कभी न कभी आपको सर्दी लगेगा, जुकाम आएगा ही, निर्मूल उसको रोक नहीं पाओ। उसी तरह ये भ्रष्टाचार जो भी है, जो बीमारी है, उसको भी आप रोक नहीं पाओ। भ्रष्टाचार का और तो और मेरा नेपाल 192 देशों में, जब भ्रष्टाचार किस देश में कितना है, इसका जब मूल्यांकन होता है या उसका जब सर्वे होता है, तो सर्वे के तहत हफ्ते रोज का रिपोर्ट है, खबर है, जो नेपाल में भी 192 देशों में 108वां स्थान पर। हमारे छोटा सा मुल्क नेपाल, जहाँ पर राजतंत्र था, जनता ने उसको पलटकर लोकतंत्र और गणतंत्र में परिणत किया। उसके बावजूद भी वहाँ के नेताओं ने भ्रष्टाचार को कम नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया। ये सिस्टम चलता रहता है, इसका
कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आप रोक नहीं पाएंगे, कम कर पाएंगे। आप कोशिश करेंगे तो कम होगा। जो संसार में अभी सबसे पहले नंबर पर भ्रष्टाचार में, जिसका नाम भ्रष्टाचार नहीं है ऐसे नाम में जो देश है डेनमार्क, उसने भी 80% मात्र उसने 20 नंबर पाया। मतलब 20% वहाँ भी भ्रष्टाचार है नहीं, इसलिए इसको रोका नहीं जा सकता है। यूरोपियन यूनियन जहाँ 27 देश का सहभागिता है, पहले उसमें ब्रिटेन इंग्लैंड था, लेकिन कुछ वर्ष हुआ वो अपनी सदस्यता वहाँ से निकाल कर वो अलग हो गया है। और उस यूरोपियन यूनियन के कारण से एक देश, जैसे मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि साउथ ईस्ट एशिया में सबसे संपन्न, सबसे आर्थिक बढ़ोतरी वाला देश का जो करेंसी है 1 रुपये का, वो करेंसी को हम हमारे 8 देशों में हम लोग नापते हैं। जो भारत के करेंसी के साथ नेपाल के करेंसी का रेशियो क्या है, और उससे पता लगाते हैं जो हमारी जो अर्थ है, हमारी जो मुद्रा है वो कितनी मजबूत है। मैं भी यूरोप घूमते वक्त अगल बगल के देशों में जाने के लिए, आप किसी ट्रेन पर बैठिए, आप यदि ब्रसेल्स में बेल्जियम में बैठे हुए हैं, आपको नीदरलैंड जाना है, आपको या लग्जमबर्ग जाना है या फ्रांसी जाना है, तो आप इस ट्रेन पर बैठिए। वो जो फ्रांस वाली ट्रेन है, आपको जब फ्रांस पहुंच जाए, आप फ्रांस के जिस शहर में आपको जाना है, मान लीजिए राजधानी पेरिस ही जाना है, तो आपको जिस शहर में जाना है वहाँ जाने के बाद तब आपको पता लगेगा जो हम तो फ्रांस आ गए, पेरिस आ गए। बीच में 2 कंट्री गुजर गया, लेकिन आपको मालूम नहीं हो पाया जो आप किस कंट्री से गुजरे हो, आपको मालूम नहीं हो पाता। लेकिन हमारे यहाँ एक नेपाल और भारत, ये दो देश के बीच का जो सीमाना है, इसके अलावा आप कहीं भी जाएंगे आपको पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, वीज़ा की आवश्यकता पड़ेगी। आप जाएंगे उसके बॉर्डर पर तो आपको वहाँ का जो सुरक्षा कर्मी है वो रोकेगा, इसलिए 10 किस्म का वो सवाल करेगा। और उसी कारण के तहत नेपाल और भारत के जितने भी नेता हैं सब अपने अपने यहाँ, माने भारतीय नेता भारत में और नेपाली नेता नेपाल में, जब भी वो भाषण करते हैं तो कहते हैं हमारे और नेपाल के बीच में, भारत या नेपाल के बीच में रोटी बेटी का संबंध है। लेकिन ये बहुत पुरानी कथा हो गई। आज से पहले इस चीज़ को लोग मानते थे, लेकिन यही बॉर्डर के चलते, बॉर्डर पर जो अपने अपने देश की जो सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी की चेक जांच ज़्यादा व्यवधान के चलते उससे परेशानी है, लोगों को परेशानी होती है। और वो रोटी बेटी का संबंध और धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मुझे लगता है 20-25 साल के बाद लोग कहना भूल जाएंगे इस चीज़ को। इसको भी बरकरार रखने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हमें भारतीय लोगों की जो सुरक्षा चेक पोस्ट है, वहाँ नेपालियों को ज़्यादा तंग मत करे, और जो नेपाली जो भारतीय नेपाल में प्रवेश करते हैं उनको भी नेपाली चेक पोस्ट परेशान मत करें। ऐसा हमें भी
विचार करना पड़ेगा, इसको इस पर आगे करना पड़ेगा। नेपाल के जो गांव में जो देखिए संबंध जो होता है, गांव में आपस का जो संबंध है, एक गांव में व्यक्तिगत एक घर से दूसरे घर के व्यक्ति का जो संबंध होता है, वही एक देश से दूसरे देश के संबंध में भी वैसा ही चीज़ है, वही चीज़ है, कोई अलग बात नहीं। आप धनी मानी व्यक्ति हो, आपके पड़ोस में कोई गरीब रहता है तो आप उसको डांटते रहोगे, फटकारते रहोगे, तुमने ऐसा किया वो क्या। वही चीज़ है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी। और इसी कारण के चलते हमारे साउथ ईस्ट एशिया का जो संगठन है, वो संगठन आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर छोटी छोटी बात के लिए उन लोग अपने में लगड़ते हैं, झगड़ते हैं, और उसी कारण से ये संबंध बिगड़ता जा रहा, नहीं बन पा रहा है। आप कम से कम संगठन बनाए हो तो संगठन सिर्फ एक राष्ट्र के लिए नहीं है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है। उस संगठन के जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्य राष्ट्र के लिए है। तो हमारे जब भारत इनकार करेगा तो उसके आगे में कौन सा देश कहेगा नहीं तुमको आना ही है। यूरोपियन यूनियन का जो व्यवस्था है उसका देखा देखी, सार्क राष्ट्र भी एक आपस में कैसी समझदारी और कैसी व्यवस्था करने से हमारा आर्थिक उन्नति होगा, हमारा सामाजिक उन्नति होगा, हमारा सांस्कृतिक उन्नति हो सकता है, इस पर विचार करें। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपके नेता हमारे विश्वात्मा जी का, उन्होंने आप लोगों के समक्ष मुझे उपस्थित होने का जो गौरव प्रदान किया है, मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। और मैं अपने देश के माननीय हरिश्चंद्र शाह जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ लाने में, आपके नेता के निर्देशन पर मुझे यहाँ लाने में जो सहयोग किया, मेरा साथ दिया, मैं इसके लिए उनका भी बहुत आभारी हूँ। और आप सबों से मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं कोशिश करूँगा, मैं आशा करता हूँ कि आपकी इस उद्देश्य का पूरा कर दें। मैं नेपाल और मेरी तरफ से जो भी संभव हो सकेगा मैं ज़रूर करने का प्रयास करूँगा। हमारे विश्वात्मा जी का अब वो 55 समाप्त कर 56 में जा रहे हैं, मैंने सुना। तो उनकी नया साल, आने वाली नया साल जो है वो और फलदायी हो। उनका ये उद्देश्य, उनका ये कार्यक्रम और भी गहन रूप से भारतीय जनता में ही नहीं, हमारे सार्क जो साउथ ईस्ट एशिया के जो 8 सदस्य राष्ट्र हैं, सभी राष्ट्र के नागरिकों के बीच ये जाए, उनका ये संदेश और उनका वसुधैव कुटुम्बकम की जो सोच है, जो नारा है, वो फलीभूत हो, यही मेरी शुभकामना देते हुए अपना कथन भी यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हमें आपका साथ चाहिए पूरे संसार में युद्धों पर प्रतिबंध लगाने और लोगों को वैश्विक अधिकार दिलाने में। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए और ऑनलाइन फॉर्म भर के भेजिए।